हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री पेपर वन का सेकेंड यूनिट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या उप सहसंयोजक यौगिक है उसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वर्नर का सिद्धांत क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो वर्नर्स थ्योरी है, ये वर्नर्स थ्योरी जो है उप सहसंयोजक यौगिक में बंधन की व्याख्या करने हेतु दी गई थी। और इस सिद्धांत के कारण वर्नर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इसी कारण से वर्नर को उप सहसंयोजक रसायन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। Alfred Werner received the Nobel Prize of Chemistry in 1913 for his coordination theory of transition metal amine complex. ट्रांजिशन मेटल्स के लिए ये जो थ्योरी दी गई थी, इसी के कारण से नोबेल पुरस्कार, जो कि सर्वोच्च पुरस्कार होता है विज्ञान के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में, वो दिया गया था। अब पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी, इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या हैं वो हम इसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उप सहसंयोजक यौगिक में सेंट्रल मेटल एटम एग्जिबिट प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। जो केंद्रीय धातु परमाणु है उनमें दो प्रकार की संयोजकताएं होती है, प्राथमिक संयोजकता यानी कि प्राइमरी वैलेंसी और द्वितीयक संयोजकता यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी। अब इसमें से प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। जो इसमें प्राथमिक संयोजकता होती है वो आयनिक प्रकार की होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो है दैट इज नॉन आयोनाइजेबल, यानी कि द्वितीयक संयोजकता जो है वो अनआयनित प्रकृति की होती है और या फिर सहसंयोजक प्रकृति की भी हो सकती है। The primary valency corresponds to oxidation state. इसमें जो प्राथमिक संयोजकता है उससे ऑक्सीकरण अवस्था से रिलेटेड है, उससे हम ऑक्सीकरण अवस्था जो है ज्ञात कर सकते हैं। Whereas the secondary valency corresponds to the coordination number. जबकि द्वितीयक संयोजकता जो है वो द्वितीयक संयोजकता निर्भर करती है उसके उप सहसंयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर पर, और कोऑर्डिनेशन नंबर या सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स आर नॉट आयोनाइजेबल, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल मेटल आयन है और लिगेंड जो है वो अनआयनित प्रकृति के होते हैं। तो वो जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो सेकेंडरी वैलेंसी दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सहसंयोजक संख्या होती है, और द्वितीयक संयोजकता संकुल यौगिक की ज्यामिति को भी निर्धारित करता है, उससे हम ज्योमेट्री जो है उस कॉम्प्लेक्स की वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एवरी मेटल एटम हैज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी। जो धातु परमाणु होता है उसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो फिक्स नंबर होती है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो फिक्स हो सकता है। अब एक ही सेंट्रल मेटल एटम जो है वो अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर भी उसमें शो कर सकता है। The metal atom tend to satisfy both its primary valency as well as its secondary valency. जो धातु परमाणु, जो केंद्रीय परमाणु धातु है वो प्राथमिक और द्वितीय संयोजकता दोनों को संतुष्ट करता है। प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। जो प्राथमिक संयोजकता है वो ऋण आवेशित आयन के द्वारा ही संतुष्ट हो सकती है, क्योंकि मेटल एटम जो है उस पर सामान्यतया धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। वेरएज सेकेंडरी वैलेंसी जो द्वितीयक संयोजकता है, जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम कहते हैं, उपसह संयोजक संख्या भी, इज सेटिस्फाइड आइदर बाय नेगेटिव आयन, वो ऋणावेशित आयन के द्वारा भी संतुष्ट हो सकती है या उदासीन अणुओं के द्वारा भी संतुष्ट हो सकती है। जो लिगेंड्स होते हैं उसमें कुछ में नेगेटिव चार्ज होता है और कुछ जो है वो न्यूट्रल भी होते हैं। इन सर्टेन केसेस नेगेटिव आयन में सेटिस्फाई बोथ टाइप ऑफ वैलेंसीज। अभी कुछ एग्जाम्पल हम इसमें डिस्कस करेंगे जिसमें जो नेगेटिव आयन है, एक ही नेगेटिव आयन वो
प्राथमिक संयोजकता को भी संतुष्ट कर सकता है, द्वितीयक संयोजकता को भी संतुष्ट कर सकता है। The coordination number or secondary valency are always directed towards the fixed position in a space, and this leads to definite geometry of the कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसा कि इसमें डिस्कस किया, कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसहसंयोजक संख्या या द्वितीयक संयोजकता जो है वो एक फिक्स पोजीशन की ओर ओरिएंटेड होती है स्पेस में, अंतरिक्ष में, और इसलिए जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, यानी कि उपसह संयोजक संख्या के द्वारा या सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा उस संकील की ज्यामिति को निर्धारित किया जा सकता है। यदि अब द्वितीयक संयोजकता या सेकेंडरी वैलेंसी 2 है तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर ज्योमेट्री होगी। अभी आगे उसमें डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे। अब यदि उसकी सेकेंडरी वैलेंसी 4 है तो दो संभावनाएं हैं, वो चतुष्फलकीय ज्यामिति का भी हो सकता है, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, या वर्गाकार समतल ज्यामिति वाला भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। और यदि उसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है तो उसकी ज्योमेट्री जो है ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय हो सकती है। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेशन नंबर के द्वारा उसकी ज्योमेट्री जो है उसको, ज्यामिति जो है उसको निर्धारित कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर थ्योरी। कोऑर्डिनेट कंपाउंड या उपसहसंयोजक यौगिक को हम वर्नर थ्योरी के द्वारा कैसे समझा सकते हैं? द फॉलोइंग फॉर्मूला डिस्क्राइब ए सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड: COCl3 6NH3, COCl3 5NH3, COCl3 4NH3। अब इसमें 1893 में जो स्विस केमिस्ट एल्फ्रेड वर्नर थे, उन्होंने प्रपोज किया कि कुछ मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम जैसे इसमें कोबाल्ट है, प्राइमरीली दोज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल हैव टू टाइप ऑफ वैलेंसी। मुख्य रूप से जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो दो प्रकार की वैलेंसी शो करती हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो है इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द एटम लूजेस इन फॉर्मिंग द मेटल आयन। प्राथमिक संयोजकता किस पर निर्भर करेगी कि जब मेटल आयन में परिवर्तित होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन इस प्रक्रिया में लूज करता है, उस पर प्राइमरी वैलेंसी डिपेंड करेगी। और सेकेंडरी वैलेंसी या द्वितीयक संयोजकता जो है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्डिंग ऑफ अदर ग्रुप। जो दूसरे ग्रुप जिनको हम लिगेंड कहते हैं उनके साथ जुड़ने के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रल मेटल आयन। अब इसमें फिर एग्जांपल दे रखा है CONH3 होल 6 Cl3, COCl NH3 होल 5 Cl2, COCl2 NH3 होल 4 Cl। अब इसमें हम आयोनाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड A, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका आयोनाइजेशन किस तरह से होगा, इसको हम वाटर में ऐड करते हैं तो ये दो प्रकार के आयन में परिवर्तित होगा, CONH3 होल 6 + 3 और 3Cl माइनस आयन। अब इसमें हम एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यदि ऐड करते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने पर क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट विल प्रोवाइड Ag+ आयन, और क्लोराइड आयन विलयन में है तो वो क्लोराइड आयन AgNO3 के साथ AgCl के श्वेत अवक्षेप व्हाइट प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होंगे। तो इस केस में जो फर्स्ट कंपाउंड है इट विल यील्ड 3 मोल्स ऑफ AgCl पर मोल ऑफ कंपाउंड। 1 मोल यौगिक का, संकुल यौगिक का लेते हैं तो 3 मोल AgCl के जनरेट होते हैं। जबकि इस वाले केस में ये डिसोसिएट होकर के 2 क्लोराइड आयन देगा, तो इस केस में इट विल यील्ड 2 मोल्स ऑफ AgCl। इसमें एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम ट्रीट करेंगे तो क्योंकि 2 क्लोराइड आयन है तो 2 मोल AgCl के जनरेट होंगे। और ये जो थर्ड वाला है इट विल गिव ओनली 1 क्लोराइड आयन इन सॉल्यूशन, तो ये जो है दैट विल गिव 1 मोल ऑफ AgCl पर मोल ऑफ कंपाउंड। 1 मोल यदि हम संकुल यौगिक का लेते हैं तो 1 मोल AgCl का इसमें परिवर्तित होगा। सम क्लोराइड आयन मस्ट डू डबल ड्यूटी। कुछ क्लोराइड आयन जो है वो डबल ड्यूटी करते हैं। दे हेल्प सेटिस्फाई बोथ द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। जो क्लोराइड आयन है वो प्राथमिक संयोजकता को भी संतुष्ट करता है और द्वितीयक संयोजकता को भी संतुष्ट करता है। इसमें जो फुल लाइन है
वो प्राइमरी वैलेंसी के लिए है, प्राथमिक संयोजकता के लिए है, और जो डॉटेड लाइन है वो सेकेंडरी वैलेंसी या द्वितीयक संयोजकता के लिए है। तो अब जैसे इस केस में COCl3 6NH3, तो इसमें 3 क्लोरीन जो है वो प्राइमरी वैलेंसी के रूप में जुड़े हुए हैं और 6 अमोनिया जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में जुड़े हुए हैं। अब ये वाला केस लें तो इसमें यहां पर क्लोरीन जो है वो प्राइमरी वैलेंसी के रूप में भी है और सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में भी है। 2 क्लोरीन जो है वो तो प्राइमरी वैलेंसी के रूप में है और 1 क्लोरीन जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में है। अब इस वाला केस में लें तो 1 क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी प्राथमिक संयोजकता के रूप में है और 2 जो क्लोरीन है वो द्वितीयक संयोजकता या सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में है। जबकि इस लास्ट वाले केस में लें तो इसमें तीनों ही क्लोरीन जो है वो द्वितीयक संयोजकता के रूप में है, सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में है। तो क्लोरीन जो है जो कि क्लोराइड आयन के रूप में है वो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर सकता है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर सकता है। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी एंड आइसोमेरिज्म, जो वर्नर की सिद्धांत है कोऑर्डिनेशन थ्योरी, उससे हम समावयवता या आइसोमेरिज्म की भी व्याख्या कर सकते हैं। अब जैसे सपोज एक हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं ZL4X2, Z सेंट्रल एटम है और L4 और X2 ये लिगेंड और कोई आयन है। वर्नर ऑल्सो असाइन 2 अरेंजमेंट फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के लिए 2 उसने अरेंजमेंट असाइन किए और दोनों अरेंजमेंट जो हैं वो इसमें चित्र में दर्शाए गए हैं। These are the two various possibilities. तो इस प्रकार से हम वर्नर सिद्धांत के द्वारा जो समावयवता है, समावयवता की भी व्याख्या कर सकते हैं। अब इसमें टेबल में दे रखा है कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर या सेकेंडरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स द्वितीयक संयोजकता या सेकेंडरी वैलेंसी, उसके आधार पर शेप या ज्योमेट्री को किस प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो वो लीनियर होगा, ये उसमें उदाहरण दे रखे हैं, इसमें लीनियर शेप है। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, वर्गाकार समतल ज्यामिति भी हो सकती है, या टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, चतुष्फलकीय भी हो सकता है। और इसमें उदाहरण दे रखे हैं कि स्क्वायर प्लेनर कौन से केस में होगा और टेट्राहेड्रल जो है कौन से केस में होगा। तो यदि कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी 4 है तो ये 2 तरह की ज्यामिति उसमें संभव है, और यदि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है या सेकेंडरी वैलेंसी 6 है तो उसका जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। और इसमें यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे हैं किस प्रकार की षष्फलकीय संरचना जो है इसमें हो सकती है। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। अब इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, और इसके लिए कंडक्टिविटी वैल्यू जो है वो अलग अलग कॉम्प्लेक्स के लिए मेजर की गई और उन कंडक्टिविटी वैल्यू के आधार पर हम उसमें जो है वो कंडक्टिविटी वैल्यूज हाई है या लो है। यदि हाई है इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस उसमें ज्यादा है तो इसलिए उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी, और यदि लो है तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ आयंस कम है, और जीरो कंडक्टिविटी है इसका मतलब वो कोई भी आयन जो है वो सॉल्यूशन में प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो आप जैसे उदाहरण के तौर पर ये कॉम्प्लेक्स है COCl3 6NH3, इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है क्योंकि इसका अभी इसमें स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था। इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स है इट प्रोवाइड्स 3 क्लोराइड आयन इन द सॉल्यूशन, तो 3 क्लोराइड आयन की संख्या, क्लोराइड आयन ज्यादा है तो इसकी कंडक्टिविटी वैल्यू जो है वो हाई होगी। अब इसी तरह से ये वाला एग्जांपल लें तो इस वाले केस में दिस विल प्रोवाइड 2 क्लोराइड आयन इन द सॉल्यूशन। ये जो संकुल है उसमें सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में 2 क्लोरीन क्लोराइड आयन के रूप में है, तो इसमें 2 क्लोराइड आयन ये जनरेट करेगा। तो 2 क्लोराइड आयन जनरेट करने के कारण इसकी कंडक्टिविटी वैल्यू रिलेटिवली इससे थोड़ी लो होगी।
अब ये वाला एग्जाम्पल लें, इस वाले केस में केवल एक ही क्लोराइड आयन जो है वो जनरेट होगा, तो इसकी जो कंडक्टिविटी वैल्यू है वो और भी लो होगी। और ये वाला एग्जाम्पल लें, तो ये वाला एग्जाम्पल में कोई भी क्लोराइड आयन जनरेट नहीं होगा, न्यूट्रल है ये, तो इसलिए इस केस में कंडक्टिविटी वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो इस तरह से आयोनाइजेशन के द्वारा उसकी कंडक्टिविटी वैल्यू, और इसी तरह से अभी हमने जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया था, सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgCl के, इस केस में AgCl के 3 मोल का अवक्षेप प्राप्त होगा, इसमें 2 मोल, इसमें 1 मोल और इसमें AgCl का कोई भी अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा। तो इसके आधार पर हम एक्सपेरिमेंटली वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी को प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें एक मेथड और भी हो सकता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक अवनमन के आधार पर भी हम उसको कर सकते हैं। हिमांक अवनमन या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, कितने पार्टिकल्स इसमें, आयंस या पार्टिकल कितने जनरेट हो रहे हैं, उन पार्टिकल्स की संख्या के आधार पर जो है वो उसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है निर्भर करता है। जितने उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो फिर इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल यदि देखें तो इसमें 4 पार्टिकल होंगे, 3 तो क्लोराइड आयन के और 1 कॉम्प्लेक्स आयन, 4 पार्टिकल हैं। इसमें 3 पार्टिकल होंगे, 2 तो क्लोराइड आयन के और 1 कॉम्प्लेक्स आयन। इसमें 2 पार्टिकल होंगे, 1 तो क्लोराइड आयन और 1 कॉम्प्लेक्स आयन। इसमें केवल 1 पार्टिकल होगा, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 4, नंबर ऑफ पार्टिकल 3, नंबर ऑफ पार्टिकल 2, नंबर ऑफ पार्टिकल 1। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा है, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इसमें सबसे ज्यादा होगा। तो इस तरह से कंडक्टिविटी वैल्यू से या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से या AgNO3 के साथ AgCl के अवक्षेप की मात्रा के आधार पर हम इस वर्नर्स थ्योरी को वेरीफाई कर सकते हैं। Now, what are chelating agents? ये पार्ट अब हम नेक्स्ट जो इस चैप्टर का 3rd पार्ट के रूप में करेंगे, उसमें आगे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।